नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो दशहरे का दिन पूरे देश में, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मुंबई में दशहरे के दिन राजनीतिक प्रदर्शन होता है। और इस बार दशहरे का दिन मुंबई में बड़ा खास दिन था। इस दिन दो बड़ी रैलियां हुई। आज के दिन दो बड़ी रैलियां हुई दशहरे के दिन। एक रैली उस्ताद उद्धव ठाकरे की हुई मुंबई में, और दूसरी बड़ी रैली या बड़ी सभा ठाकरे साहब के, उस्ताद के पुराने चेले एकनाथ शिंदे की हुई। और लोगों का कहना है, जो मुंबई के लोग हैं उनका कहना है कि उस्ताद दशहरे के दिन चेले पर भारी पड़ गए। धगधगत ठेवेन, शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मी त्यांना विनंती करतो। अब दोस्तों, अगर चुनाव आयोग हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव भी करा देता तो हो सकता है कि महाराष्ट्र का भी फैसला आ चुका होता। और इसलिए दशहरे की आज की ये जो दो सभाएं हैं, शिंदे साहब और ठाकरे की, इनका कोई बहुत पॉलिटिकल रेलेवेंस ना होती। ये एक फॉर्मेलिटी होती, एक परंपरा होती। लेकिन क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं महाराष्ट्र में, तो ये जो दो सभाएं हैं ठाकरे की और शिंदे की, ये एक तरह का लिटमस टेस्ट, एक तरह का शक्ति परीक्षण के तौर पे देखा जा रहा है। या आप यूं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले संकेत आज दिखे कि शिंदे के यहाँ करंट ज़्यादा था या ठाकरे की रैली में करंट ज़्यादा था, एनर्जी ज़्यादा था। कहाँ पर सरकारी भीड़ बुलाई गई, कहाँ पर लोग अपनी मर्जी से आए, कहाँ भीड़ ज़्यादा थी, जोश था, जज्बा था। तो बहुत से संकेत आज मिले जिनको मैं बताने जा रहा हूँ एक्सपर्ट के थ्रू। लेकिन ये जो संकेत हैं, कहीं ना कहीं ये सिग्नल कर रहे हैं कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, महाविकास अघाड़ी कुछ भारी पड़ रही है इन तीनों पर, मिस्टर फडणवीस, मिस्टर शिंदे एंड मिस्टर पवार। अब दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट है, नॉट बिकॉज ऑफ मुंबई कमर्शियल कैपिटल। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में हैं। पॉलिटिकल रेलेवेंस है। जो महाराष्ट्र जीता, आप कह सकते हैं वो सिकंदर भी हो सकता है हिंदुस्तान की सियासत का। तो महाराष्ट्र को जीतना, आप कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट होगा 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद। और यूँ तो आज की जो दो रैलियाँ हैं, इनके बाद बहुत से सवाल इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल्स में, लेकिन तीन प्रमुख सवाल हैं, 3 क्वेश्चंस आज दशहरे की शाम। और वो सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे जैसा कि आज वो मजबूत दिख रहे थे, अगर उद्धव ठाकरे और मजबूत होते हैं तो क्या इसका लाभ शरद पवार और राहुल गांधी की कांग्रेस को मिलेगा महाराष्ट्र के डिसाइसिव इलेक्शन में? कि शरद पवार और राहुल गांधी को भी इसका फायदा मिलेगा अगर ठाकरे मजबूत होते हैं? दूसरा सवाल बड़ा ऑब्वियस सा है कि अगर हरियाणा जैसी गलतियां टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, इंटरनल राइवलरीज को लेकर, अंतर्कलह को लेकर, और भी बहुत से कारण, मैंने कई वीडियोस बनाए, अगर हरियाणा जैसी गलतियां महाराष्ट्र में नहीं दोहराई जाती तो क्या फिर महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस महाराष्ट्र जीत सकती है? क्या मोदी और शाह को महाराष्ट्र में हराया जा सकता है अगर गलतियां नहीं दोहराई जाती? और तीसरा सवाल पर मैं एक्सपर्ट से पूछूंगा, और उनसे मैं आज ये पूछने जा रहा हूँ, जहाँ आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या मराठा वर्सेस गुजराती, इस तरह के सेंटिमेंट्स ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, आम लोगों के बीच में हैं, गुजराती वर्सेस मराठी सेंटिमेंट्स, जिसका एक इतिहास है हाल फिलहाल का। क्या इस तरह के सेंटिमेंट्स हैं? और ये अगर सेंटिमेंट्स हैं तो क्या मोदी और शाह के लिए महाराष्ट्र को जीतना मुश्किल होगा? तो क्या दशहरे के दिन पहला संकेत मिल गया है महाराष्ट्र चुनाव का? और क्या ये जो संकेत है ये महाविकास अघाड़ी के फेवर में जा रहा है? दो खास मेहमान, दो एक्सपर्ट्स आज मैंने बुलाए हैं। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी होंगे, और मुझे ये कहने में अच्छा लग रहा है कि सुधीर सूर्यवंशी ने आज एकनाथ शिंदे की रैली भी मुंबई में कवर करी।
उन्होंने फिर उद्धव ठाकरे की रैली भी कवर करी। और ये मैं कह रहा हूँ उनका बड़प्पन है या आप लोगों के लिए मोहब्बत है कि इन दोनों रैलियों को कवर करते करते वो हमारे साथ लाइव हुए अपने ऑफिस से, मुंबई से। ये बड़ी बात है। तो एक आपको ग्राउंड ज़ीरो का पर्सपेक्टिव मिलेगा। सुधीर सूर्यवंशी एक वन ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट हैं महाराष्ट्र के, वो साथ जुड़ेंगे, दोनों रैलियों को कवर किया है, उनका आकलन सुनिएगा। मैंने उमाकांत लखेड़ा साहब को इसलिए बुलाया है, दिल्ली का पर्सपेक्टिव क्या है, दिल्ली कैसे देख रही है महाराष्ट्र की जंग को और इसका इम्पैक्ट क्या होगा आने वाली पॉलिटिक्स में। तो दो खास मेहमान हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं मुंबई जहाँ से सुधीर सूर्यवंशी साहब जुड़ रहे हैं और दिल्ली जहाँ से उमाकांत लखेड़ा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, मेरा सवाल ये है कि आपने दोनों रैलियां देखी, आप इस वक्त मुंबई में हैं, आपने दोनों रैली देखी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रैली देखी और आपने कुछ ही दूर पर बाला साहब ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे के परिवार उद्धव ठाकरे की भी रैली देखी। इन दोनों रैलियों की अगर मैं तुलना करूं तो आपको करंट और एनर्जी किस रैली में दिखी? देखो दीपक जी, निष्पक्ष भाव से जैसे हम पत्रकार लोग हैं सब चीजें रखते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हम चीज रखना हमारा ड्यूटी और जॉब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की रैली में करंट ज्यादा था। जो लोग थे ऑर्गेनिक तरीके से लोग रैली लग रही थी, कोई ऐसे पैसे दे के बुलाए भीड़ बिल्कुल नहीं लग रही थी और रिस्पॉन्स था। उद्धव ठाकरे जो चीज बोल रहे थे उनको लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे, आवाज भी काफी बड़े पैमाने पे एक आवाज था। दूसरी बात, अहम बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे की रैली में उन्होंने रतन टाटा का जिक्र किया। जिस तरह से जेआरडी टाटा, रतन टाटा की एक लेगेसी थी, उसी तरह से उन्होंने कहा कि रतन टाटा जी ने कहा था कि आपको भी बाला साहब ठाकरे हो, प्रबोधनकार ठाकरे, उनकी एक लेगेसी है। वो लेगेसी की वजह से जो एक बर्डन रहता है, लेकिन जो डिसीजन लेते हैं आप सही डिसीजन लेंगे। जैसे मैंने डिसीजन मैं लेता हूँ टाटा की फर्म का एक हेड होने के इसमें, तो वही शिवसेना का हेड ठाकरे हमेशा रहे, तो आप अच्छे डिसीजन लेते, वही उनकी एक सराहना, एक लेगेसी की बात थी। दूसरी तरफ ऐसे उद्धव अपना एकनाथ शिंदे के साथ ऐसे कोई लेगेसी की बात नहीं थी। उन्होंने अपने बैकड्रॉप में बाला साहब ठाकरे का ही फोटो यूज किया था, उनके साथ दूसरा कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था। तो मुझे लगता है कि लेगेसी और नॉन लेगेसी, ओरेटरी स्पीच और लोगों का कनेक्ट, हम जब आई टू आई जैसे हम कंपैरिजन करते हैं एप्पल टू एप्पल, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की रैली काफी मजबूत थी और चेरी ऑन द केक उसमें था कि आदित्य ठाकरे का सबसे अच्छा भाषण। उन्होंने तीन चीजें कही, लेकिन एक ही चीज तीन में कही कि वो थी जॉब, जॉब एंड जॉब ओनली। जी, आपको लगता है कि जो एकनाथ शिंदे क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पैसा खर्च करते हैं और उनकी एक इमेज है पैसा खर्च करने की, लोग उनसे खुश भी रहते हैं, क्या एकनाथ शिंदे की रैली में ऐसा आपको लगा? साक्ष्य ना आपके पास है ना मेरे पास है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगा कि ये भीड़ बुलाई गई है? क्योंकि आप जैसे पुराने पत्रकार, पारखी आंखें, वो समझ जाते हैं कि ये लोग अपने मन से आए या बुलाए गए। तो क्या आपको लगता है कि एक सरकारी रैली टाइप की थी वो जो फंक्शन था शिंदे का? देखिए दीपक, देखिए जैसे आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लखेड़ा जी है, एक बात पता चलती है जब लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। जब कोई नेता बोलता है तो उसको एक रिस्पॉन्स मिलता है, जब बात करता है तो रिस्पॉन्स मुझे ज्यादा उद्धव ठाकरे की रैली में लगा। एकनाथ शिंदे वहां पे बात कर रहे थे लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स नहीं लग रहा था, लोग इधर उधर देख रहे थे, पानी की बोतल किधर है, स्नैक्स का डिब्बा किधर है, बाहर का क्या है, वो चीजें ज्यादा देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि ज्यादा ऑर्गेनिक तरीके से उद्धव ठाकरे जी की रैली लगी। एकनाथ शिंदे की रैली में भीड़ थी, बिल्कुल लोग थे, एक सरकारी जैसे प्रोग्राम रहता है, सिस्टमेटिक सब चेयर वगैरह सब इंतजाम जो रहता है वो बिल्कुल वहां पे था। लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से जब हम देखते हैं तो वो उद्धव ठाकरे की रैली में मुझे ज्यादा नजर आया। जी। मैं लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। लखेड़ा साहब, महाराष्ट्र की राजनीति भी आप देखते हैं, दिल्ली के व्यू से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे जैसे आज उनकी रैली बहुत कामयाब रैली आप कहेंगे, जो चाहे भीड़ देखिए, चाहे भीड़ का जज्बा देखिए, जैसे कहते नहीं है साहब, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, क्या आपको लगता है कि अगर आज की दशहरे के दिन ये रैली सक्सेसफुल अगर लगती है आपको
उद्धव ठाकरे। तो क्या अगर उद्धव ठाकरे लीड लेते, शिंदे से काफी आगे निकलते हैं, उद्धव ठाकरे लीड लेते हैं, तो शरद पवार और कांग्रेस वो भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि महाविकास अघाड़ी, जिसको हम इंडिया अलायंस कहते हैं, इंडिया अलायंस अगर उसमें सबसे अच्छे बल्लेबाजी उद्धव ठाकरे करे, तो क्या आपको लगता है कि वो इंडिया अलायंस के लिए बेहतर होगा? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है, बेहतरीन सवाल है और आज के संदर्भ में इससे अच्छा सवाल हो नहीं सकता, इसलिए कि उद्धव ठाकरे एक विरासत को लीड करते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, बाला साहेब की विरासत को। और उद्धव ठाकरे जितना मजबूत होंगे वो कांग्रेस को भी मजबूत करेंगे और शरद पवार को भी मजबूत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मानता हूं कि देखिए, एक मैसिव बड़े पैमाने पर जो सहानुभूति है, उनकी सरकार को गिराया, उनकी सरकार के टुकड़े किए, उनका चुनाव चिन्ह को, जो इलेक्शन का जो चिन्ह था, सिंबल था, उसको छीना, और ये सब हुआ बीजेपी के इशारे पर। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, महाराष्ट्र की जो आवाम है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे के जो सपोर्टर्स हैं, कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं, और ये शरद पवार के साथ भी उसी तरह से हुआ, उनके भतीजे को उनसे अलग किया, उनका जो घड़ी का जो चुनाव जी। चिन्ह है वो छीना। तो मुझे लग रहा है कि दो बड़े फैक्शन हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के बड़े प्लेयर हैं, और उनको, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो विरासत की राजनीति है। और मुझे लग रहा है कि जो केमिस्ट्री है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, वो केमिस्ट्री, महाविकास आघाड़ी की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। जो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी के बीच में वो केमिस्ट्री कहीं दिखती नहीं है। जो खबर है महाराष्ट्र से मेरे पास, कई जगह से जो खबर है, वो खबर ये है कि एक दूसरे को डंप करने पे लगे हुए। इलेक्शन से पहले एकनाथ शिंदे बीजेपी को डंप करने पे लगा हुआ है, बीजेपी अजीत पवार को जी। डंप करने पे लगी हुई है। एक दूसरे को डंप करने की जो पॉलिटिक्स है, जो अविश्वास है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, वो अविश्वास एमबीए के जो महाविकास अघाड़ी है वो फायदा पहुंचाएगा महाविकास जी। अघाड़ी को, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की जो मैंने बोला कि जो एकता है, जो विश्वास है, जो केमिस्ट्री है, वो बहुत स्ट्रांग है। और जी। महाराष्ट्र में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो गिराया है, उससे मुझे लग रहा है कि एक वो हरियाणा नहीं है। अभी हम हरियाणा को लेकर के जो डिस्कशन करते हैं, हम सोचते हैं जी। वही तो नहीं होगा महाराष्ट्र में। मुझे नहीं लगता दूर दूर तक भी हरियाणा का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, ये है कि हरियाणा ने एक काम किया है, महाविकास आघाड़ी को अलर्ट कर दिया है, ओवर अलर्ट कर दिया है कि जी। ये किसी भी चुनाव को छीन सकते हैं, चुनाव में डकैती डाल सकते हैं, वोटिंग मशीनों के साथ खेल कर सकते हैं, काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। तो ये जो मुझे लग रहा है कि ये जो टैक्टिस जी। है, जी। मोदी जी। एंड कंपनी और जो भी उनके जी। पार्टनर्स जी। हैं, उससे महाविकास आघाड़ी को बहुत स्ट्रेंथ मिली, ठीक। ऐसा मैं मानता हूं। जी जी, जी, जी। नहीं, बड़ी बात आपने आखिर में कही। आपने कहा कि अगर हरियाणा में जिस तरह का नतीजा आया, जो हरियाणा का जो इम्पैक्ट है, एक जीती हुई बाजी वहाँ पर कांग्रेस के हाथ से निकली है, इसका एक डिमोरलाइजिंग इफ़ेक्ट तो हो सकता है, लेकिन लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि हतोत्साहित नहीं किया है, उसने डिमोरलाइज़ नहीं किया, बल्कि अलर्ट कर दिया है। अलर्ट मोड में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को उन्होंने कर दिया। मैं एक सवाल आपसे इम्पोर्टेंट पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है आज। सुधीर जी, लेट्स कीप असाइड दशहरा मेला। आज दशहरे के दिन जो हमने देखा, जो ताकत देखी कि जहां भारी पड़ गए उद्धव ठाकरे अपने पुराने चेले पर। चेले ही थे, एकनाथ शिंदे उनके पैर छूते थे। दशहरे को हम अलग कर देते हैं। मैं एक दूसरे सवाल पे आ रहा हूं और बहुत ईमानदारी से आपका जवाब चाहूंगा कि आज का माहौल जो आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार महाराष्ट्र में ट्रेवल करते हैं, आपको लगता है कि महाविकास अघाड़ी यानी शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, इन तीनों की जो तिकड़ी है, इसको एज है? क्या इनको एज है? और अगर है तो दो कारण क्या हो सकते हैं? जल्दी जल्दी दो कारण क्या हो सकते हैं अगर महाविकास अघाड़ी को एज है? बिल्कुल दीपक जी, मैंने पहले भी कहा था कि महाविकास आघाड़ी के फेवर में मोमेंटम अभी भी है, एज भी है। सबसे बड़ा कारण है कि जो हरियाणा ने देखा नहीं वो महाराष्ट्र ने देखा है।
महाराष्ट्र ने दो जो रीजनल पार्टी है वो टूटती हुई देखी है, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती हुई देखी है। महाराष्ट्र ने देखा है कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट जो जॉब यहाँ पे दे सकते वो गुजरात जाती हुई देखा है। महाराष्ट्र ने काफी चीजें देखी, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला कुछ महीने में गिरते हुए देखा है। महाराष्ट्र ने बदलापुर देखा है। महाराष्ट्र में जॉब जो क्रंच है लोगों में वो देखा है। और महाराष्ट्र का जो बढ़ता हुआ जो डेप्थ है 8 लाख 8.5 लाख करोड़, वो भी तो महाराष्ट्र देख रहा है। सो सब लोग ये मुझे लगता है देख रहे हैं। और दूसरी अहम बात, लखेड़ा जी से मैं सहमत हूँ कि हरियाणा में जो हुड्डा जीते वो शरद पवार हुड्डा नहीं है, उद्धव ठाकरे भी हुड्डा नहीं है। शरद पवार काफी सुलझे हुए है मेरे ख्याल से, भारत के राजनीति एक जानने वाले इंसान है। उनको पता है चीजें कैसे हैंडल करनी है 11th आवर पे। जब सब लोग छोड़ के जाते उसी टाइम पे वो चीजें हैंडल करते। वैसे ही उद्धव ठाकरे एक मास लीडर है। अभी भी उनकी अपील पैन महाराष्ट्र है, वैसे उद्धव ठाकरे की नहीं है, उद्धव अपना एकनाथ शिंदे की नहीं है। एकनाथ शिंदे की है क्योंकि वो सीएम है, वो पैसा बांटते हैं, लीगली बांटते, इलीगली बांटते, इसलिए उनका एक वजूद है। लेकिन उसके हम साइड में निकाल देंगे तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे उनसे कहीं गुना आगे निकल सकते हैं। निकल सकते। लखेड़ा साहब, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, आपको लगता है कि जो अजीत पवार है, शरद पवार के जो भतीजे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के काफी चार्जेस हैं, और एक समय में मोदी जी ने ही कहा था कि अजीत पवार जैसों को जेल में होना चाहिए, अजीत पवार आपको कमजोर कड़ी लगते हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ना उनसे एकनाथ शिंदे खुश हैं और ना ही उनसे शरद पवार खुश है और ना ही उनसे लगता है जनता खुश है। अजीत पवार क्या आपको कमजोर कड़ी लगते हैं, वीकेस्ट लिंक इन द चेन? देखिए अजीत, ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार को ये दूध में मक्खी की तरह बाहर निकालेंगे। इसलिए निकालेंगे कि उनके पास ये ग्राउंड आ गया आजकल। मेरे जो जानकारी है कि ये जो नेगोशिएशन चल रही है, ये अजीत पवार को ये कह रहे हैं कि भाई आपको तो लोकसभा में एक ही सीट मिली है, आप 42 एमएलए लेकर के आए थे, तो अब 42 एमएलए के आधार पर आपको हम 42 एमएलए तो नहीं देंगे, 10 15 पे 20 पे ले लो। तो अब ये जो खतरा है, ये खतरा अजीत पवार इसीलिए बहुत परेशान है कि उनको आइसोलेट किया जा रहा है, पूरे तंत्र से आइसोलेट किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि अजीत पवार कह रहा है कि मेरी सबसे ज्यादा बदनामी हुई है आपके साथ आकर के। मेरे को 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ का माफ कराया, मेरे को ईडी से छुटकारा देने के लिए जब मैंने आपसे समझौता किया, उसके बाद मैं सबसे ज्यादा बदनाम भी हो गया। तो मिट्टी खराब हुई अजीत पवार के सबसे ज्यादा, और मैंने आपका साथ दिया और आप मेरे को जो वादा खिलाफी कर रहे हैं वो गलत है। तो ये फ्रैक्शन चल रहा है, तोड़फोड़ चल रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो अजीत पवार के साथ जो 3-4 लोग और फंसे हुए थे स्कैंडल्स में, ये सारे लोग मतलब ये एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कि किस तरह ये इलेक्शन जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये फ्रैक्शनबाजी और बढ़ेगी, टिकटों के वितरण में झगड़ा होने वाला है। अभी से उसकी शुरुआत दिख रही है, कैबिनेट की बैठक से बाइकआउट कर रहे हैं अजीत पवार। तो ये जो फ्रैक्शनबाजी है ये इनको ले डूबेगी, इलेक्शन से पहले झगड़े होंगे। हालांकि देखिए, मैं फिर दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो गुजरात लॉबी है, गुजरात लॉबी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को कैप्चर करने के लिए, उसको वहां सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी, हर कदम उठाएगी। अब ये तो महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी पर निर्भर करेगा कि वो इनकी जो कोशिशों को नाकाम कैसे करते हैं। जी। एक बड़ी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उमाकांत लखेड़ा ने कही, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और नेशनल पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं 32-33 वर्षों से। इन्होंने कहा है कि कमजोर कड़ी अजीत पवार साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक इशारा इन्होंने ये भी किया है कि चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हों जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर एकनाथ शिंदे हों जो शिवसेना के एक फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो तीनों लोग हैं, यानी एक मुख्यमंत्री और उनके अगल बगल 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये स्थिति उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश जहां हम योगी और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक 2 डिप्टी सीएम और सीएम को रोज झगड़ते हुए देखते हैं, उससे ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र में है बीजेपी की जो सरकार है। एक लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे सुधीर जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का आप
लोगों का व्यू देख रहे हैं, मैं महाराष्ट्र के लोगों की बात कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र के वोटर्स की बात कर रहा हूं। और क्योंकि आप अक्रॉस महाराष्ट्र ट्रेवल कर रहे हैं, कभी आप नागपुर में होते हैं, कभी आप पुणे में होते हैं, कभी आप सांगली में होते हैं, कभी आप धुलिया में होते हैं, और कभी आप मुंबई के आसपास रहते हैं। क्या लोगों के मन में महाराष्ट्र में गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र इस तरह के सेंटिमेंट्स हैं? उनको लगता है कि मोदी और शाह बहुत से प्रोजेक्ट गुजरात ले गए। क्या उनको इस तरह की फीलिंग लगती है कि रीजनल पार्टीज को तोड़ा, हमारी पार्टियों को तोड़ा इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, इन्होंने शरद पवार को तोड़ा? क्या कोई फीलिंग है महाराष्ट्र और गुजरात की, या हमको दिल्ली से लगता है कि ऐसा है, मुंबई में ऐसा नहीं है? नहीं दीपक जी, बिल्कुल है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर महाराष्ट्र में वो बीजेपी के अगेंस्ट में है, सबसे ज्यादा। उसका कारण जिस तरीके से उन्होंने राजनीति महाराष्ट्र में की, लोगों और उनके परिवारों को जेल में जाना और पार्टी तोड़ना, सरकार गिराना, वो बात तो है। लेकिन उसके लिए जो महाराष्ट्र की जो पुराना हिस्ट्री, वो भी उसके लिए मुझे वो कॉन्टेक्स्ट भी है। जी। मोरारजी देसाई ने जिस तरीके से मुंबई गुजरात को देना चाहते थे, सूरत जिस शिवाजी महाराज ने लूटा था, उसको लोटारू गुजरात की जो हिस्ट्री बुक्स है उसमें कहा करते हैं। तो काफी हिस्टोरिकल भी उसको कॉन्टेक्स्ट है, टुडे का कॉन्टेक्स्ट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो मेन पार्टी है उसके अगेंस्ट में। बाकी तो अजित पवार को छोड़ दीजिए, अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मराठी में कहावत आहे, धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पडतं। म्हणजे उनको पकड़ के रखे तो काटता है और छोड़ दिया तो भागने लग जाता है। वही सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, पकड़ तो लिया तो काटता है, ये कह रहे छोड़ दिया हैं, तो पकड़ लिया। हाँ। बड़ी बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। मतलब मैं कह रहा हूँ, एक लाइन में ही आपने पूरे चुनाव की एक रेखा खींच दी आपने। आपने कहा कि अजीत पवार के संदर्भ में इन्होंने कहा, मराठी में कहावत कही जिसका हिंदी का अर्थ ये है कि पकड़ लें तो काटता है और छोड़ दें तो भागता है। वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन विद अमित शाह एंड मोदी। एक चीज और दोस्तों है जो दोनों एक्सपर्ट से बात समझ में आती, वो ये कि महाविकास, दूसरी बात, यस हाँ, समय खत्म हो रहा है, एक लाइन में। हाँ, कुछ 30 सेकंड में मैं आपको बताने चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे रिसेंटली अमित शाह को मिले थे दिल्ली में। वो होम मिनिस्ट्री की मीटिंग थी, वहां पे बाकायदा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर वो गए नहीं थे, लेकिन एकनाथ शिंदे गए थे। वहां पे एकनाथ शिंदे ने अपनी एक लिस्ट वहां पे साझी की, और उसमें मुझे जो जानकारी मिली, जो हाई प्लेस सोर्सेस से, जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी ने, ऐसे जो सीटिंग उनके कम से कम मोर देन हाफ जो एमएलए है, उनको टिकट देना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनको ड्रॉप करना चाहिए, ये भी मैसेज एकनाथ शिंदे को दिया गया। उसी वजह से एकनाथ शिंदे एक कैबिनेट मीटिंग उन्होंने गुस्से में कैंसिल भी कर दी। तो जैसे चुनाव आएगा, जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कमाल है साहब, बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। कमाल है। आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो एक तरह से शिष्य बन गए थे अमित शाह के, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर शिंदे नाराज हैं, कैबिनेट मीटिंग कैंसिल कर दी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार कैबिनेट मीटिंग से बाहर आ गए, देवेंद्र फडणवीस तो पहले दिन से उन्होंने मुंह फुला रखा है, कोप भवन में आप कह सकते हैं, जब मुख्यमंत्री से उनका ओहदा घटा के उप मुख्यमंत्री कर दिया। तो दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, और नाराजगी गुजरात लॉबी से है। इसके अलावा तीनों की आपस में भी नहीं बनती है। और एक बड़ी बात जो इशारा किया है सुधीर सूर्यवंशी ने, कि भाई ठीक है, एज हो, आपके पास एज है, मराठी और गुजराती सेंटिमेंट्स भी हैं, महाराष्ट्र में एज भी है, आप आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन या जो गलतियां शैलजा ने या भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में की, या कहीं ना कहीं उसको मॉनिटर नहीं कर पाए राहुल गांधी, अगर इस तरह की गलतियां महाराष्ट्र में होंगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए गुजरात लॉबी अमित शाह और मोदी की राजनीति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। और अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और चुनाव को आप कह सकते हैं उसका संचालन एक स्मूथ तरीके से महाविकास अघाड़ी करती है, एक टीम की तरह काम करती है। हालांकि जितने मैच्योर शरद पवार हैं उतने ही उद्धव ठाकरे हैं, दोनों ही मैच्योर हैं, और राहुल गांधी भी में मैच्योरिटी की कोई कमी नहीं। तो अगर कुल मिलाकर एक टीम की तरह बैटिंग करती है महाविकास अघाड़ी, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हरियाणा से बेहतर नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। और हरियाणा ने
खतरे की घंटी भी कहीं ना कहीं बजा दी है। जिस तरह से एक जीता हुआ मुकाबला वहां पर कांग्रेस आ रही है। तो बहरहाल देखते हैं, लेकिन एक चीज आज मैं जाते जाते फिर आपसे कहूंगा दोस्तों, कि दशहरे के दिन जो एक ताकत का जो एक प्रदर्शन था, शक्ति प्रदर्शन था जो मुंबई में, उसमें आज की शाम, दशहरे की शाम, विजयदशमी के दिन उद्धव बाला साहब ठाकरे भारी दिखते हैं। उनकी रैली में एनर्जी थी, उनकी रैली में करंट था, और करंट बहुत कुछ तय करता है। लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम ऑन द डे ऑफ दशहरा। एंड सुधीर सूर्यवंशी, आप दोनों रैलीज कवर कर रहे थे, आप बहुत बिजी पत्रकार हैं, आपको रिपोर्ट फाइल करनी, उसके बावजूद आप दोनों रैली को कवर करने के बाद स्टूडियो में मुंबई से शामिल हुए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत सैल्यूट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।